Okay, people, we are going to start with the third chapter in economics, which is demand analysis. ठीक है, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. डिमांड एनालिसिस में हम बेसिकली पढ़ते समझते या जानते क्या है कि कैसे डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो जिस चीज़ की अभी डिमांड किस वजह से होती है, ठीक है, और प्राइस का डिमांड पे क्या असर होता है. ठीक है, प्राइस का डिमांड पे क्या असर होता है, जनरल परसेप्शन हमारा क्या है. मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ जो आगे चल के इस चैप्टर में काम आने वाली हैं. ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम होगा या ज़्यादा. अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना. अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा. जनरली यही होना चाहिए. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जहाँ पे हम एक्सेप्शंस देते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, अभी बर्गर में ब्रेड होता है और वो बीच का पैटिस होता है. ठीक है, अभी समझ लीजिए पैटिस का प्राइस बढ़ गया. ठीक है, पैटिस का प्राइस बढ़ गया तो बर्गर का डिमांड में इफेक्ट आएगा. पैटिस का प्राइस बढ़ गया तो लोग ज़्यादा पाव खाएंगे, है ना. अगर पाव का डिमांड बढ़ गया, अगर पाव का प्राइस बढ़ गया तो लोग ज़्यादा पैटिस खरीदेंगे. तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं. गुड्स जो है तो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. हम देखेंगे समथिंग, देयर आर सम थिंग्स कॉल्ड एज गिवन गुड्स. गिवन गुड्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है तो लोगों का डिमांड भी बढ़ जाता है. वी विल सी हाउ. ठीक है, लेकिन जनरली अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होता है. अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच वी विल सी इन डिमांड एनालिसिस. इसके पहले हमने यूटिलिटी को पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश की है. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूटिलिटी डिमांड. अभी अगर आप देखोगे आपके स्टेट बोर्ड में क्या क्या वेटेजेस हैं इस चैप्टर के. ठीक है, 3A में भाई साहब आपका अगर देखोगे विथ ऑप्शन एमसीक्यूज में आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स के बनते हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन है, तो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें. ठीक है, ओके. सो इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. देखिए, इंट्रोडक्शन. व्हाट इज इंट्रोडक्शन. इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होती है. देखो, मार्केट डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड का ही प्लस होता है. ये भाई साहब 2 किलो राइस खा रही है, ये 1.5 किलो राइस खा रही है, ये 3 किलो राइस खा रही है, ये 4 किलो राइस खा रही है, ये 2.5 किलो राइस खा रहा है. तो इन सब का डिमांड कैलकुलेट करेंगे अगर हम टोटल, तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड. बस इतना ही है. ठीक है, अभी फिलहाल शुरुआती दौर पे हम इसको समझते हैं. ठीक है, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. स्लोप क्या होता है, आपने मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ा हुआ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसे रहता है और स्लोप ऐसा रहता है. ठीक है, स्लोप उसको भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे. ठीक है, तो स्लोप को देखकर ही पता चल जाता है कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है. किन वजहों से डिक्रीज हो रही है तब हम उसको देखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो हर चीज़ में ना साइंस इन्वॉल्व है. अगर आप प्रोडक्शन किसी चीज़ का कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं आपको सपना आया चलो इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. अरे भाई साहब देखो तो उसका मार्केट क्या है. कल को वो चीज़ तुम प्रोड्यूस करोगे, तुम्हारे गोदाम में पड़ा रह जाएगा, बिकेगा नहीं. ठीक है, ये सारी तमाम चीज़ें आपको देखनी है, उसके बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें. ठीक है, तो इस चीज़ों को समझना है. कल को अगर आप कोई बिजनेस डालना चाहते हो, वो बिजनेस चलेगा कि नहीं, आपकी एनालिसिस अगर प्रॉपर नहीं है, आपकी यूटिलिटी एनालिसिस अगर प्रॉपर नहीं है, आपका भाई साहब डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है मार्केट में, इसका कंसेप्शन अगर आपका क्लियर नहीं है, तो यू आर बाउंड टू मीट विद अ डिजास्टर और फेलियर. ठीक है, यू विल बी प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड. सो ये तमाम चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ डिमांड, क्या क्या डिमांड के टाइप्स होते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, किन चीज़ों से डिमांड बढ़ता या घटता है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस. इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज हैं, कल जैसे आपने देखा यूटिलिटी का कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ उसके अजम्पशंस भी हैं. हम ये मान ले रहे हैं. ठीक है, मानते हैं कि सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं. जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि कोरोना के टाइम पे किस तरह से बिजनेस चल रहा था और अभी के टाइम पे किस तरह से बिजनेस चल रहा है, क्या दोनों में कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं, देयर इज नो कंपैरिजन. ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, वो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस थे. ठीक है, इसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते. तो हमारे कुछ अजम्पशंस हैं. हम यूटिलिटी को पढ़ें या डिमांड को पढ़ें या सप्लाई को पढ़ें, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस. अजम्पशंस क्या है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं. व्हाट आर आर अजम्पशंस? द अजम्पशंस आर दैट एवरीथिंग इज कांस्टेंट एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल. वी डू नॉट हैव फ्लक्चुएशंस लाइक दिस. ठीक है, अभी अगर लॉकडाउन आ गया अचानक से, सारा बिजनेस ठप हो गया, तो विल देयर बी अ कंपैरिजन? नहीं हो सकता भाई साहब. वो एक अलग मोड है और ये एक अलग मोड है. ये हमारा नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, वो एक एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस था, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी. ठीक है, उस टाइम पे जो बिजनेस हो रहा था या नहीं हो रहा था, उस चीज़ को अभी हम
इस दौर से कंपेयर नहीं कर सकते, देयर कैन बी नो कंपैरिजन टू इट। क्लियर है? ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। क्या आपके डिमांड में वेरिएशंस होते हैं या चेंजेस होते हैं प्राइस के फ्लक्चुएशन से, मार्केट सिचुएशन के फ्लक्चुएशन से? ये सारी तमाम चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, विच इज बेसिकली डिमांड एनालिसिस। ठीक है। तो डिमांड बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज डिमांड? ठीक है। डिमांड बेसिकली इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या बोल रहे हैं? डिमांड एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिसको हम किससे सर्टिफाई कर रहे हैं? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मुझे भाई साहब आईफोन बहुत पसंद है, मेरे जेब में पैसा नहीं है, क्या मैं खरीद पाऊंगा? क्या मेरे लिए वो डिमांड हो पाएगा? इट विल नॉट। ठीक है। ऑल्दो आई हैव वेरी मच ऑफ विलिंगनेस टू बाय एन आईफोन, बट आई डोंट हैव द मनी टू सपोर्ट इट। तो मेरे पास विलिंगनेस है बट एबिलिटी टू पे नहीं है। हो सकता है मेरे पास, मैं एक डब्बा फोन इस्तेमाल, वॉरेन बफेट, वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन एंड वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ही इज स्टिल यूजिंग अ डब्बा वाला फोन। ठीक है। ही इज नॉट यूजिंग अ स्मार्टफोन। ठीक है। ही हैज द एबिलिटी टू पे। भाई साहब वो फोन की कंपनी खरीद सकता है। ठीक है। ही हैज द एबिलिटी टू पे बट ही डजंट हैव द विलिंगनेस, तो भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। आपके पास पैसा है लेकिन आपको वो चीज चाहिए ही नहीं, आपको वो चीज चाहिए ही नहीं, तो आपको भाई साहब आपका विलिंगनेस नहीं है उस चीज में, आपको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उस चीज को नहीं खरीदेंगे। तो डिमांड आपके लिए किसी चीज की तभी होगी जब आपकी इच्छा भी हो और आपके जेब में जब पैसा भी हो, तभी जाके इकोनॉमिक्स बोलता है कि इस चीज की डिमांड है। ठीक है। सो व्हेन यू हैव द विलिंगनेस टू पे एज वेल एज द एबिलिटी टू पे, ओनली देन इकोनॉमिक्स विल कंसिडर दिस एज अ फैक्टर ऑफ डिमांड। आर वी क्लियर? ओके। इफ अ पर्सन हैज द डिजायर टू गो ऑन अ वेकेशन टू मॉरिशस, ठीक है, बट डज नॉट हैव द मनी टू गो देयर, देन इट विल सिंपली बी अ डिजायर एंड नॉट अ डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस। तो ये डिजायर है, मतलब विलिंगनेस है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, एबिलिटी टू पे नहीं है, तो ये सिर्फ एक डिजायर रहेगा, नॉट अ डिमांड। द डे ही हैज द मनी टू डू सो एंड ही हैज द विलिंगनेस एज वेल, देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ डिमांड। तो डिजायर डिमांड में कब कन्वर्ट होती है? जब उसमें प्लस हो जाता है एबिलिटी टू पे। ठीक है। क्लियर है? ओके। सो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू प्ले प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है। भाई साहब डिजायर होता है कुछ लोगों का, लेकिन कंजूस है, नहीं देंगे, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन यार क्यों पैसे खर्च करें, पैसे भी हैं, ठीक है, बट क्यों खर्च करें? ठीक है, क्यों फालतू का खर्च करें? ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो डिमांड मतलब क्या होता है? किसी चीज की डिमांड आपके लिए कब होगी? जब आपको उस चीज को खरीदने की इच्छा हो, जब आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए भरपूर पैसा हो और आपकी इच्छा भी हो उस पैसे को खर्च करने की। यू शुड हैव द विलिंगनेस टू स्पेंड, ओनली देन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बिकम अ डिमांड फॉर यू, तभी जाकर वो डिमांड का रूप धारण करेगा। ठीक है। ओके। डेफिनेशन ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू बेनहैम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। किसी भी चीज का डिमांड भाई साहब एक गिवन प्राइस पे, देखो ऐसा तो नहीं है, मतलब हर चीज का एक प्राइस होता है। ठीक है। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। हर एक यूनिट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे आप कितना खरीद रहे हैं उस चीज को। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। उस प्राइस में आपने कितनी उस चीज को खरीदी है, उसका हो जाएगा, वो जाएगा आपका डिमांड। ठीक है। ओके। Thus the following are the features of demand. Demand is a relative concept. ठीक है। Demand is essentially expressed with reference to time and price. एक relative concept है। ठीक है। It is basically a relative concept and it is expressed with reference to time and space. एक चीज की डिमांड अभी है, शायद ना हो दूसरे दिन। ठीक है। आज आपको भाई साहब चॉकलेट चाहिए या आज आपको भाई साहब पिज्जा चाहिए, कल शायद आप उतने भूखे ना हो या आपको कल नहीं चाहिए। ठीक है। तो टाइम के साथ इसका कोरिलेशन है। किसी चीज की डिमांड, जैसे समझ लो अभी बहुत गर्मी है तो आपको भाई साहब कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, जब बहुत ठंडी रहेगी तब वो डिमांड में होगा? नहीं होगा। ठीक है। ऑब्वियसली सीजनल है वो, तब आप उस कदर उस इंटेंसिटी से कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम नहीं चाहेंगे। ठीक है। सो इज डिमांड रिलेटेड टू टाइम? डेफिनेटली इट इज, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइस एज वेल। ठीक है। हमने तो देखा भाई साहब किसी चीज का दाम बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, किसी चीज की कॉस्ट कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा भाई साहब। ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। ठीक है। ओके। डिमांड स्केड्यूल, व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल?
डिमांड स्केड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन of the functional relationship between price and quantity demanded of a particular commodity. बहुत छोटे छोटे टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्वांटिटी, तो आपका इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपका ग्राफ बन जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। डिमांड के शेड्यूल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ आर वी रिप्रेजेंटिंग डिमांड शेड्यूल, ये हो गया भाई साहब आपका प्राइस, दिस इज बेसिकली योर प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। इस तरह से हम बेसिकली प्लॉटिंग करते हैं, या तो यहाँ पे प्राइस या तो यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो इस फंक्शन, फंक्शन मतलब समझते हैं ना, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा आपने किया है ना 10 तक, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब y क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। डिमांड स्केड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडिंग की फ्लक्चुएशन क्या होती है, उसको हम बोलते हैं डिमांड, ठीक है। आप प्रॉपरली इसको ग्राफ, देखो ग्राफ बनाने के पहले आप लोग क्या करते थे, एक्स और वाई लिखते थे, एक्स की 3 वैल्यूज, वाई की 3 वैल्यूज, ऐसा ही बनाते थे ना ग्राफ, ठीक है। तो क्या करते थे, एक टेबल में रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। उसी चीज को आप ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, नहीं, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस करके बनता है, ठीक है। अलग अलग लोगों की डिमांड की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, एज पर देयर, अलग अलग क्यों होगी, एज पर देयर नीड्स, और क्या बोल सकते हैं आप, डिमांड का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, अभी पढ़ा हमने, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। क्या सबकी एबिलिटी टू पे सेम होगी, नहीं, सबके पास अलग अलग पैसा है। और सबकी विलिंगनेस क्या सेम होगी, सबकी डिजायर क्या सेम होगी, नहीं। किसी को एक पर्टिकुलर कमोडिटी का 1 यूनिट ही चाहिए, किसी को 10 यूनिट चाहिए, किसी को 50 यूनिट चाहिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड, ठीक है। तो ये आपके सारे लोगों की डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड, दैट विल बिकम अ मार्केट डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड आपकी खुद की डिमांड है, ठीक है। सो बोथ थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड। इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाएगा बोलो, इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी demanded by an individual, that is a single consumer, at a given price during a given period of time। एक given price में और given period of time में कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे भाई साहब समीक्षा की एक फैमिली है, उस फैमिली में एक राशन आता होगा खरीद कर, ठीक है, जहाँ से भी खरीदे, ठीक है, दाल चावल जो भी है, तो नाउ दिस विल बी बेसिकली द इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। उस फैमिली का वो इंडिविजुअल डिमांड है वो, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड। समझ लो दाल कितना, उसके घर में एक दाल इतना खरीदा जाता होगा, या उसके घर में चावल इतना खरीदा जाता होगा, उसके घर में आटा इतना खरीदा जाता होगा, ठीक है। सो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, दैट इज सिंगल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस पे, प्राइस ऊपर नीचे होगा तो अलग अलग होगा, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम के साथ कैसे कोरिलेशन है, हमारे जो हैबिट्स हैं या हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सीजनल भी हो सकती हैं, वो एज पर टाइम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा, बोर्ड का एग्जाम, तभी आप देखेंगे नोट्स कहीं से मिल सकते हैं क्या, अच्छे नोट्स कहीं से मिल सकते हैं क्या, मैजिकल नोट्स कहीं से मिल सकते हैं क्या, ठीक है। इस तरीके का भाई साहब बाजार में डिमांड बढ़ जाएगा नोट्स का, ठीक है। अगर कोई नोट्स रिलीज करता हुआ भाई साहब हजारों में बिक जाएगा वो, ठीक है। अभी शायद सब लोग वेकेशन के मोड में है भाई साहब, किसको पड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है टाइम पे, टाइम होता है भाई साहब और कितना क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा भाई साहब, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ गुड डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखो सेम प्राइस नहीं है, डिफरेंट प्राइसेस। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं कि अगर एक कंज्यूमर है वो कंज्यूमर फिक्स्ड, ठीक है, एक गुड है वो गुड भी फिक्स्ड,
अभी इस गुड का प्राइस हम ऊपर नीचे करेंगे और देखेंगे कंज्यूमर का डिमांड कैसे ऊपर नीचे होता है। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। प्राइस गुड इज फिक्स्ड, कंज्यूमर इज फिक्स्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर गुड और एक पर्टिकुलर कंज्यूमर फिक्स हो गया। अभी इसका प्राइस जो है, गुड्स का जो प्राइस है जिसको वो खरीद रहा है लगातार, उसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं कि कंज्यूमर का क्या डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है। टाइम सेम रहेगा, गुड्स, टाइम एंड द पर्सन कंज्यूमर दे रिमेन द सेम। प्राइस के ऊपर नीचे से डिमांड में क्या ऊपर नीचे होगा, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई साहब जनवरी में मैंने देखा कि राहुल मात्रे कितना पेप्सी पी रहा है, ठीक है, लेट्स से वो एक महीने में कितना पेप्सी पी रहा है, मैंने जनवरी में निकाला, इतना प्राइस था। अभी मैं दिसंबर में निकाल रहा हूं उसका, या आप लेट्स से नवंबर में निकाल रहा हूं। ये दोनों भाई साहब टाइम अलग अलग हो गया। तो एट द सेम टाइम द सेम कंज्यूमर विद द सेम गुड, अगर प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसका डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर है? ओके। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेट्स से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है, इसका 10 रुपए कॉस्ट है। क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक इन केजीज, कोई कंज्यूमर है वो भाई साहब 1 केजी कंज्यूम कर रहा है, प्राइस अभी कम हो गया 8, तो ये क्या करेगा भाई साहब 2 यूनिट्स बढ़ा दिया इसने अपना, है ना। प्राइस भाई साहब 6 हो गया तो इसने 3 यूनिट्स बढ़ा दिया, 3 केजी ले रहा है अभी ये। प्राइस भाई साहब गिर के 4 हो गया तो यहाँ पे भाई साहब क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक विल बी 4। प्राइस भाई साहब 2 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक इज 5। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल बिहेवियर है, दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल बिहेवियर। अगर ये एक एसेंशियल आइटम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, देख रहा है कि भाई साहब प्राइस ड्रॉप हो रही है तो जल्दी जल्दी ज़्यादा खरीद के स्टॉक कर देते हैं, यूज़ करते रहेंगे भाई साहब, ठीक है। ये समझ में आ रहा है भाई साहब। जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस कम होगी, अगर कंज्यूमर उसको रेगुलरली यूज़ करता रहेगा तो कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, अगर उसी टाइम पे हो रहा है तो, ठीक है। दिस इज नॉर्मल बिहेवियर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हायर प्राइसेस, जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब। लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हायर प्राइसेस, द हायर इज द प्राइस द लेसर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइसेस, ठीक है। और ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होती है कब, जब प्राइसेस लोअर हो, ठीक है। क्लियर है? ओके। इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, एनीवन? हाँ, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब देखो, अगर मैं बोलूं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ऐसी चीजें आपने पढ़ी है पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर B बढ़ेगा तो A कम होगा, अगर B कम होगा तो A बढ़ेगा। तो जनरली क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। चाहे आप P को इधर लिख लो, चाहे आप P को इधर लिख लो, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस, मतलब प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी विल बी लेस डिमांडेड। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? कौनो दिक्कत नहीं? चलो भाई साहब, ठीक है। सो जनरली आपके भाई साहब हमको ये देखने को मिलता है, अरे यार, ठीक है। इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। सो इफ प्राइस गोज अप, if price goes up the quantity demanded goes less, if price goes less the quantity demanded goes more। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम बोलते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है, एक फैक्टर अगर बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, अगर ये वाला फैक्टर कम होता है तो ये वाला बढ़ता है, तो इनवर्स है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, चलिए भाई साहब आते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पे। तो आपका देख लो, ये प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। तो आपने देखा 10 जब रुपीस था उस कमोडिटी का, तो कस्टमर कितना खरीद रहा था, 1 केजी खरीद रहा था। जब उसका 8 हो गया तो कस्टमर कितना खरीद रहा है, 2 खरीद रहा है। जब उसका भाई साहब प्राइस ड्रॉप होके 6 हो गया तो कस्टमर वाज बाइंग 3 केजीज। इफ द प्राइस ड्रॉप्स टू 4, कस्टमर वाज बाइंग 4 केजीज। इफ द प्राइस ड्रॉप्स टू 2, द कस्टमर इज बाइंग 5 केजीज। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए तो आपको ये मिल गया डिमांड कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, DD, दैट इज डिमांड कर्व, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व, ठीक है। DD क्यों बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, DC होना चाहिए, बट इज डिमांड कर्व, ठीक है। क्लियर है? बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्वांटिटी डिमांडेड। सो
ये आपने वाई एक्सिस में किसको प्लॉट किया है, प्राइस को, एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट किया है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम कमोडिटी। आप पेप्सी को आइसक्रीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, चावल को आटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम। क्लियर है भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? जैसा जैसा प्राइस कम होता जाएगा द क्वांटिटी डिमांडेड बाय यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर? ओके। सो द डिमांड कर्व डी स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व डी क्या दिखा रहा है भाई साहब, दिस बेसिकली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे। देखो ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द डिमांड कर्व डी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या, एक अगर आपका कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या दिखा रहा है, एक अगर आपका कम हो रहा है, प्राइस कम हो रही है तो कमोडिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो डिमांड कर्व विल स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये इस तरीके का रहेगा। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या हो जाती है भाई साहब? मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सारे कंज्यूमर्स का। ठीक है, सारे कंज्यूमर्स का। मार्केट डिमांड मतलब आप में से सब लोग आ जाएंगे एक पर्टिकुलर कमोडिटी में। टोटल डिमांड जो क्रिएट हुई है ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा ये मैटर करता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मार्केट डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कोरोना चालू हो रहा था धीरे धीरे, तो मैंने एक लैपटॉप का प्राइस निकाला था। द लैपटॉप विच आई वांटेड विथ वॉट एवर कॉन्फ़िगरेशन इट वाज कमिंग इन द रेंज ऑफ फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, HP से, लेनोवो से वगैरह वगैरह। तो इट वाज रेंजिंग समवेयर अराउंड 40 to 50,000, 40 से 50,000 में वो लैपटॉप बिक रहा था उस टाइम पे। जैसे जैसे कोरोना का इंटेंसिटी बढ़ गया, लॉकडाउन आ गया, अगले 6 महीनों में मैंने फिर से जब इंक्वायरी की, उस लैपटॉप का प्राइस बढ़ के 1 लाख तक पहुंच गया था। इट वॉज अराउंड 1 लाख। ठीक है, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला, और वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, कंपनीज को भारी मात्रा में लैपटॉप और सिस्टम्स खरीदने पड़े और एम्प्लॉयज़ को देने पड़े। तो मार्केट डिमांड बहुत बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा बढ़ गया तो कंपनीज ने बहती गंगा में अपनी हाथ धो लिए। ठीक है, मतलब अभी प्राइस बढ़ाओ भाई साहब, अभी मतलब लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर बिजनेस चलाना है तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देना पड़ेगा। आज की तारीख में भी आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे कंपनीज अभी तक वर्क फ्रॉम होम में मोड में हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा फायदा दिख रहा है। भाई साहब एम्प्लॉय को हम ऑफिस में बुलाएंगे, ऑफिस में फर्नीचर लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, ऑफिस में कैंटीन रखो, ये रखो वो रखो, बाथरूम रखो, मतलब हाउसकीपिंग रखो, पियोन रखो, इतना सब कुछ सैलरी प्लस अगर गाड़ियाँ लेकर आती जाती हैं तो इतना सब कुछ हमको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। भाई साहब वही काम वो बैठे बैठे घर में कर रहा है, हमारा काम तो बन रहा है ना। तो आज की तारीख में भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम में मोड में चल रही हैं। और मैं छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अभी तक वर्क फ्रॉम होम कल्चर फॉलो कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे एक थोड़ा सा टाइम में चेंज हो गया तो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक टाइम से दूसरे टाइम फ्रेम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, बाय ऑल कंज्यूमर्स, पूरे रीजन के कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए जितने भी आपके बाहर की कंपनीज हैं, दे सी इंडिया एज अ ह्यूज पोटेंशियल सोर्स फॉर बिजनेस। बाहर की कंपनीज मर रही हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ऑब्वियसली, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन में डिस्पैरिटी भी बहुत है। मतलब हाई लेवल और लो लेवल की इनकम ग्रुप्स के बहुत है। मतलब आपको सब रेंज की पॉपुलेशन मिल जाएगी, हाई इनकम जनरेटिंग, लो इनकम जनरेटिंग, मिडिल क्लास, बहुत तरह की पॉपुलेशन आपको मिलेगी, एक टाइप का पॉपुलेशन नहीं है। तो इसीलिए मार्केट आपके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, हर गुड्स को अगर आप लॉन्च करेंगे कोई ना कोई खरीदार आपको मिल ही जाएगा।
हर सेगमेंट में, ठीक है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली डिसाइड किस रीजन में आपको किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और कैसे मार्केट से लोगों को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उस प्राइस पे कितने लोग उस कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड, ओके। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा भाई साहब? इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ गुड डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपके कंज्यूमर हो गया, ये हो गया आपका 10, 8, अभी कंज्यूमर ए है। जब कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज थी, कंज्यूमर ए ने कितना परचेस किया? 5 यूनिट्स, ठीक है, मतलब 5 kg लेट से परचेस किया उसने, ठीक है। कंज्यूमर बी ने कितना किया? 10, और कंज्यूमर सी ने कितना किया? 15। हो सकता है कंज्यूमर सी की फैमिली बहुत बड़ी हो, या हो सकता है उसके पास पैसा ज़्यादा हो, या हो सकता है उसका विलिंगनेस ज़्यादा हो, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो अलग अलग है, ओके। नाउ वी कम टू कंज्यूमर व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स टू 8। कंज्यूमर ए ने क्या कर दिया भाई साहब? 10 kg ले लिया, इसने कितना ले लिया? 15, इसने कितना ले लिया? 20। सबके इंक्रीज हो रहे हैं। देखो जैसे आपने प्राइस कमोडिटी की 6 कर दी, तो ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट पेज में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो कंज्यूमर ए ने कितना कर दिया भाई साहब? 15, 20, 25, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब आप देख रहे हो हर एक की कैटेगरी में चेंज आएगा विथ चेंज इन द प्राइस, ठीक है। हर एक अपने विलिंगनेस से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने डिजायर टू पे से ये सारी चीजों को अपने पास ला रहा है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे? मार्केट डिमांड मतलब कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द टोटल मार्केट डिमांड। हम इसको देखते हैं, इंडिविजुअली नहीं जाते हैं। तो जैसे हमारी प्राइस 10 थी तो मार्केट डिमांड कितनी थी? 30। जब हमारी प्राइस 8 हो गई तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 45। जब हमारी प्राइस 6 हो गई 60। जब हमारी प्राइस 4 हो गई 75। एंड जब हमारी प्राइस 2 हो गई तो मार्केट डिमांड बढ़ के 90 हो गई, ठीक है। आप देखोगे मार्केट डिमांड यहाँ पे कितना हो गया? देखो 3 गुना बढ़ गया एक चीज का। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस को भाई साहब 5 गुना कम किया है, ठीक है। यू हैव डिक्रीज द प्राइस बाय ऑलमोस्ट 5 टाइम्स विच विल सी यू अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द मार्केट डिमांड बाय ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका मार्केट डिमांड हो गया। छोटे छोटे सारे कंज्यूमर्स के डिमांड को ऐड करके जो हम पाइल अप करते हैं उसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द मार्केट डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइस राइजेस एंड डिमांड राइजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स। जो इंडिविजुअल के लिए सही था वो मार्केट लेवल पे भी वही है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी अभी भी चल रहा है, ठीक है। मार्केट डिमांड बढ़ेगा अगर आपका प्राइस गिरेगा, अगर आपका प्राइस गिरेगा तो मार्केट डिमांड फॉल होगा, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल के लिए लागू होता है वो मार्केट डिमांड पे भी वही लागू होता है, क्योंकि मार्केट बनता ही इंडिविजुअल से है। तो जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वही मार्केट का बिहेवियर होगा, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड विल स्टिल एग्जिस्ट इन बोथ द केसेस, इन मार्केट एज वेल एज इन इंडिविजुअल सिनेरियो। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी अगर हमको इसको ग्राफ बनाना रहे, ठीक है, इफ वी हैपन टू ड्रॉ अ ग्राफ, तो आपका देखो वही ग्राफ होगा। देखो 10 तो आपका वैसा मार्केट डिमांड है, ये डिमांड मार्केट डिमांड कर्व है। ये 10 में आपका कितना था? 20, ठीक है। 8 में आपका कितना था? 40। 6 में आपका कितना था? ठीक है, 6 में आपका कितना था? 60। 4 में आपका कितना था? 80। और 2 में आपका कितना हो गया भाई साहब? 100। सो देयर इज अ कांस्टेंट फॉल। आप फिर से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देयर इज अ फॉल, ठीक है, इट शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देयर इज अ फॉल बिकॉज ऑफ द डिप इन the if the price increases the demand decreases, if the price drops then the demand increases, ठीक है। so inverse proportionality है भाई साहब। the market demand curve slopes downwards from left to right indicating an inverse relationship between the price of goods and the quantity demanded। so the market demand slope हो या individual demand slope हो, दोनों individual demand curve हो, दोनों will slope from left to right, ठीक है। and what do they indicate? an inverse relationship between price of goods and the quantity demanded। clear है भाई साहब? are we clear to this one? okay। reasons क्या है भाई साहब? the following reasons justify the slope of the demand curve, चाहे वो individual level पे हो चाहे वो market level पे हो। law of diminishing marginal utility, अभी देखो एक चैप्टर कैसे दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। what is law of diminishing marginal utility?
with every additional unit that you consume for a particular substance. At the same time, there is a decrease in the marginal utility of the substance. ठीक है? Okay. The consumer tends to equate the marginal utility he derives from consuming a commodity with the price of the commodity. तो वो कितना मार्जिनल यूटिलिटी विद एन एक्स्ट्रा प्राइस, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि भाई साहब प्राइस गिरता गया तो वो गोदाम बना देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर उस चीज को भर भर के गोदाम बना देगा, ऐसा नहीं है अगर प्राइस गिरता गया तो, ठीक है। वो देखेगा कि भाई साहब इस डिक्रीज इन प्राइस से मैं चीजों को ज्यादा खरीदूंगा, लेकिन इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है क्या, ठीक है। एम आई ड्रॉइंग अ प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ दैट परचेज्ड कमोडिटी विथ इट्स ड्रॉप इन प्राइस। वो ऐसा भी देखेगा ना भाई साहब, रैशनली भी देखेगा। समझ लो आप कोई शैम्पू यूज करते हैं भाई साहब, ठीक है, आपके घर में शायद महीने में 2 बॉटल आते हैं शैम्पू की, ठीक है। अभी शैम्पू का प्राइस भाई साहब बहुत आधा हो गया, तो आप क्या अभी 50 ले जाएंगे बाथरूम में भर देंगे भाई साहब? नहीं ना, मतलब आप भी सोचेंगे ना भाई इतना यूज नहीं होने वाला है, कितना ज्यादा ज्यादा आप और 2 खरीद लोगे या और 4 खरीद लोगे, बस उसके बाद रुक जाओगे ना। यू विल नॉट फिल अप योर एंटायर बाथरूम स्पेस विद द शैम्पू, राइट। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि एडिशनल यूनिट के परचेज से क्या मेरा पैसा लगाना बनता है। बाई इन्वेस्टिंग मोर इन बाइंग दैट प्रोडक्ट एम आई गोइंग टू ड्रॉ अ मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं अंडे, ठीक है, कितने के आते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं खाता नहीं तो पूछ रहा हूँ कितने के हैं। एक अंडा कितने का है? 6 रुपए का है। ओके चलिए, अगर 6 रुपए का है आप डेली कितना कंज्यूम करेंगे, कितना होगा? 1 2 अंडा खा सकते हैं। ओके चलिए 6 रुपए का है। कल भाई साहब हो गया इसका 4 रुपए, तो आपने 2 से 3 कर दिया। अभी परसों पता चला 1 रुपए का हो गया, तो आप क्या 12 लेकर आएंगे? भाई खाना भी तो पड़ेगा उसको, ठीक है। 12 अंडा इस गर्मी में अगर आप खाएंगे तो पगला जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप ये भी सोचेंगे ना कि भाई चलो 1 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब क्या मैं 12 लेकर लाऊं अभी, क्योंकि अंडे का एक लाइफ साइकिल है भाई साहब, आपको कंज्यूम करना पड़ेगा उसे। उस टाइम फ्रेम में अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो आप ये भी देखेंगे ना कि भाई साहब चीजें सस्ती हुई हैं और मुझे मेरे पास पैसा है उस चीजों के सस्ती होने के फायदे उठाने के लिए, लेकिन एम आई गोइंग टू ड्रॉ यूटिलिटी फ्रॉम इट? क्या मेरा यूटिलिटी होगा उससे, ठीक है, क्या मेरा भाई साहब उससे कोई काम बनेगा, ठीक है। ओके, द कंज्यूमर टेंड्स टू इक्वेट द मार्जिनल यूटिलिटी he derives from consuming a commodity with the price of that commodity। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, एडिशनल यूटिलिटी कितना है? प्राइस तो ड्रॉप हुआ है लेकिन कितना यूटिलिटी है? अभी समझ लो डोमिनोज ने भाई साहब अनाउंस कर दिया आज कि आपका 50% ऑफ है। आपने चलो भाई साहब 1 पिज्जा मंगाना था आपको, आपने 2 मंगा लिया, और 3 मंगाओगे क्या, 4 मंगाओ। आपकी कैपेसिटी 1 खाने की है, लेकिन क्योंकि उन्होंने 50% ऑफ दिया तो चलो आपने 1 और मंगा लिया, ठीक है। लेकिन आपकी कैपेसिटी तो भाई साहब 2 ही की है ना। अभी उन्होंने 50% ऑफ किया, आपके पास पैसा है 1 और मंगाने के लिए, लेकिन वुड यू बी एबल टू डाइजेस्ट इट? नो, ठीक है। सो आप देखेंगे कि अगर प्राइस कम हुआ है तो ऐसे पागलों की तरह हम परचेज नहीं करेंगे। वी विल ऑल्सो सी वेदर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग ऑन बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इफ देयर इज अ ड्रॉप इन प्राइस। ये सब फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बेसिकली उसकी मैटर करती है। Therefore, a consumer tends to buy more when the price falls and vice versa, ठीक है। Okay, this implies that demand curve is always downward sloping। Generally normal goods के लिए जो आपकी normal goods होती हैं, एक और टाइप की goods आती हैं जो आप पढ़ेंगे अभी, giffen goods बोलते हैं हम इसको। लेकिन normal goods के लिए हमेशा कस्टमर का रवैया यही रहेगा कि जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना हम कम कंज्यूम करेंगे, जितना कम प्राइस होगा उतना हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ओके, इनकम इफेक्ट। अभी देखो क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगा भाई साहब? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल्स द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। हुआ क्या, देखिए समझ लिए मेरे पास 10 रुपए हैं, अभी 10 रुपए हैं, अभी उसमें मैं एक पेप्सी की बोतल खरीद सकता हूं जो शायद 8 रुपए का है, जैसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो इफ दैट फॉल्स टू 4 रुपीज तो मैं 2 पेप्सी की बोतल खरीद सकता हूं, है ना। लेकिन मेरे पास 8 रुपए ही हैं, मतलब 10 में से 8 ही स्पेयर कर सकता हूं, 2 रुपए की कुछ और ले लिया। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर आप नॉर्मल गुड्स की बातें कर रहे हैं तो जब प्राइस गिरता है तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम एक स्पेशल इनकम है, मतलब एक फिक्स्ड इनकम है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स द परचेजिंग पावर, रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। रियल इनकम या परचेजिंग पावर भाई साहब बढ़ जाता है व्हेन द प्राइस फॉल्स। क्लियर है? ओके, लेट्स गो टू द अदर वन। दिस एनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। तो ज्यादा वो
परचेज कर सकता है। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? इनकम इफेक्ट गिव्स यू, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भाई साहब क्या होता है? तो मतलब ये तो एकदम नॉर्मल चीज है भाई साहब, आपके रेगुलर इनकम से अगर सामने वाले गुड्स के प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा अगर आप प्राइस को कम कर रहे हैं। नाउ वी विल सी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, when the price of a commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased। अभी हम देखते हैं भाई साहब, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी सी चीज जो आप यूज करते हैं वो है आपका कोलगेट टूथपेस्ट, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी बाबा रामदेव आ गए, तो ये तो भाई साहब बना रहे थे हमारे प्रॉक्टर गैम्बल, अभी बाबा रामदेव आ गए भाई साहब, ठीक है। बाबा रामदेव का भी टूथपेस्ट आ गया और लोगों पे ऐसा गुमार छाया कि भाई साहब आपको मालूम है ये कोलगेट वेद शक्ति, आपने देखा है ऐड? वेद शक्ति, वेदों में कहाँ से कोलगेट आ गया भाई साहब, ठीक है। वेदों के ज़माने में तो भाई साहब टूथपेस्ट था ही नहीं, तो अभी वेद शक्ति क्या, क्यों ये नाम रख रहे हैं भाई साहब? वो डर गए हैं वो, है ना, क्योंकि ये भाई साहब ऐसे ताबड़तोड़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि दे आर स्केयर्ड अबाउट द इंडियन मार्केट, हेंस दे आर ट्राइंग टू ड्रॉ कस्टमर्स बाय गिविंग सम नेम्स लाइक वेद शक्ति, ये सब आयुर्वेदा का है, अभी तक केमिकली बना रहे थे, अभी क्या आयुर्वेद हो गया? खैर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ लो, कोलगेट एक आ रहा है आपका 40 रुपए में और बाबा रामदेव का भी लेट्स से 41 रुपए का है, या लेट्स से 39 का है, इसके आसपास है, ठीक है। 39 है या 42 है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिल रहा है, ये प्रोडक्ट आपको 40 रुपए में मिल रहा है। लेट्स से दिस इज प्रोडक्ट ए, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज प्रोडक्ट बी। अभी कस्टमर के पास, जिसके पास मतलब 45 रुपए लेकर ही जाएगा वो, ठीक है, या तो ये लेगा या तो वो लेगा। अभी समझो ये ए के लिए बी एक सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, है ना, कस्टमर के पास ऑप्शन है, ये भी बाय कर सकता है, और बी के लिए ए एक सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब समझ में आ रहा है? जहां पे आपको ऑप्शन मिले सेम चीज को खरीदने की, ठीक है, सेम इफेक्ट आपको मिल रहा है, तो आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू द गुड, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, समझ लो, कोलगेट ने क्या कर दिया, अपना प्राइस घटाकर 30 रुपए कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो, और ये इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना प्राइस लेट से 41 रखा। अभी जो इंसान 40 और 41 में इसको प्रायोरिटाइज कर रहा था, इसको खरीद रहा था, 1 रुपये ज़्यादा क्या है, ठीक है, लेकिन मैं वही खरीदूंगा, तो वो इंसान अभी क्या करेगा? ही विल गो टू दिस वन, ठीक है, होगा ही, ठीक है, ये शिफ्ट करेगा, बोल रहा है भाई साहब ये टूथपेस्ट उतना ही वॉल्यूम का टूथपेस्ट मुझे 30 रुपये में मिल रहा है, आई विल बाय दिस। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि अगर एक का प्राइस ड्रॉप होता है तो कंज्यूमर का फोकस दूसरे में चला जाता है, और इसका प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर का फोकस, मतलब ऐसा होता है, इसका प्राइस अगर ड्रॉप होगा तो भाई साहब इसमें लगे रहेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स पे पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो, आपने मोबाइल को यूज़ किया है, सेलफोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, आपने भाई साहब इंटरनेट को यूज़ किया है, हमने मोबाइल आते देखा है, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, ठीक है। व्हेन मोबाइल वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड, सेल फोन्स वे लॉन्च्ड इन इंडिया, आप 1 मिनट का पैसा, ठीक है, 1 मिनट का पैसा मतलब आपको एक पहले मिनट में 2 रुपये लगते थे, और फिर आपका मीटर बढ़ता रहता था भाई साहब, मतलब हमको 5 मिनट में अगर हमने कॉल कट नहीं कर दिया तो अच्छा खासा भाई साहब 200-300 रुपये का चटका लग जाएगा हमें, ऐसा होता था। तो वी यूज टू फिनिश कॉल्स वेरी फास्ट, भाई साहब 100 रुपये का चटका कौन लगेगा, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब आप देखो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ए और बी ये सब ऑप्शन नहीं था हमारे पास, कौन सा प्लान, तो ये आपको भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास 100 रुपये खर्च हो जाए तो आप क्या करेंगे, लिमिटेड यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। ओके, तब तो आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी आए भी नहीं था, तो अब उस टाइम पे आप कॉल करते हो उसके लिए पैसा देना पड़ता था, कॉल अगर आप रिसीव करते हो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता था। इफ़ यू आर रिसीविंग एन इनकमिंग कॉल इट वॉज चार्जेबल, आपको उसके लिए भी पैसा देना पड़ता था, ठीक है। सो इट वॉज बिलेबल एज वेल। मैसेजेस के लिए पैसा लगता था, ठीक है, मैसेजेस रिसीव करने के लिए पैसा लगता था, तो ये सारी चीज़ें थी, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। धीरे धीरे भाई साहब मार्केट में इतनी सारी कंपनीज आ गई, और धीरे धीरे मार्केट में इतने सारे नेटवर्क्स आ गए कि लोगों, मतलब सब में कंपटीशन लगने लगा, ठीक है। अभी कंपटीशन लगते लगते क्या होगा, यही सिस्टम हो रहा है, देखो एक कम कर रहा है तो सारे कस्टमर्स इसको ले रहे हैं, फिर ये कम करेगा तो सारे कस्टमर्स इसमें जाएंगे। पोर्ट आउट होना भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में फटाफट पोर्ट आउट हो जाता है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में फटाफट पोर्ट आउट हो जाते हैं।
तो ये ऐसा चलते 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 भाई साहब आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि आप 300 रुपये में भाई साहब अच्छा खासा नेट पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, पता नहीं अनलिमिटेड मैसेजेस भेज सकते हैं, और क्या क्या है आप देख लो। 300 रुपये में आप भाई साहब बाकायदा अपने फ़ोन का मैक्सिमम यूजेज कर सकते हैं, जो पहले के ज़माने में भाई साहब पॉसिबल ही नहीं था। ये हुआ क्यों? ये ए और बी वाले कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ, ठीक है। अगर भाई साहब एक का प्राइस कम होता है, कस्टमर उसकी तरफ भागेगा, मतलब जिसका प्राइस कम हुआ है, ठीक है, और उसको छोड़ देगा जिसका प्राइस बढ़ा है, वो भी भाई साहब अपना प्राइस ड्रॉप करेगा, तो कस्टमर, तो ऐसा भाई साहब कस्टमर लॉन टेनिस खेलता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। इफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटता है तो लोगों का फोकस घटे हुए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो और लोग उसके पास जाएंगे जिसका सब्स्टिट्यूट प्राइस कम है, जिस सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम है, ठीक है। So these are things which are there. So in case of substitute goods, when the price of a commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitute and less of the commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. Are we clear on this one, people? Okay. Multiple purpose uses. When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in price and vice versa, ठीक है। अगर भाई साहब एक commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with, अभी देखो अगर कोई commodity है जिसको आप बहुत सारी चीज़ों, मतलब कोई commodity आप ऐसा खरीद रहे हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को, अपने नीड्स को फुलफिल कर सकें, तो आपका भाई साहब जैसे ही वो प्राइस फॉल होगा आप बहुत ज़्यादा उसको खरीदेंगे। भाई साहब आटे से बिस्कुट बना सकते हो, पाव बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, जैसे ही आटे का प्राइस फॉल होगा आप बहुत ज़्यादा आटा खरीदोगे। ये है, ठीक है, ये आपका बहुत सारा मल्टीपर्पस यूज़ है, मल्टीपर्पस यूज़ है, ठीक है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो जिस चीज़ का आपकी यूटिलिटी को फुलफिल करने का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उस चीज़ के प्राइस ड्रॉप से, उस चीज़ के प्राइस ड्रॉप से आपका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। सो व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सैटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। उसका डिमांड भाई साहब राइज हो जाएगा विद अ फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। न्यू कंज्यूमर्स, भाई साहब न्यू कंज्यूमर होते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी। आपको देखो हमारे ज़माने में भाई साहब सिर्फ किराने की दुकानें हुआ करती हैं। किराने की दुकान में आप जाते हैं, बोलते हैं ये चाहिए, वो दे देता है आपको उठा के। आज की तारीख में डी मार्ट, जियो मार्ट, इतने सारे जो मार्ट्स हैं आपके, ये चल क्यों रहा है? वाई? व्हाट इज़ द साइक? वही चीज़ें मिल रही जो किराने की दुकान में मिलती हैं, लेकिन लोग वहाँ पे जाके क्यों बाय आउट कर रहे हैं? क्योंकि आपको भाई साहब, आप इन शेल्फ्स में गुड्स को देख सकते हैं, उनके प्राइस टैग्स को दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको किराने की दुकान में नहीं मिलेगी, है ना। ये किराने की दुकान में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए डी मार्ट में, जियो मार्ट में हर समय ज़्यादा भीड़ रहती है। भीड़ इसलिए नहीं रहती क्योंकि लोग वहाँ पे खरीदने जा रहे हैं, भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक किराने की दुकान में आप अगर अपना राशन लेने जाएंगे महीने का, शायद आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर डी मार्ट में जाएंगे तो आपको शायद 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए। क्यों? भीड़ की वजह से नहीं, क्योंकि आप एक एक चीज़ को उठा, लड़कियां स्पेशली भाई साहब एक एक चीज़ को उठाकर देखेंगे, भाई साहब कितना प्राइस है इसका, अच्छा ये इसका प्राइस कितना है, आप टाइम लगा रहे हैं। यू आर कंपेयरिंग, वॉट आर यू कंपेयरिंग एंड वॉट इज द कंपेरिजन ऑल अबाउट? द कंपेरिजन इज ऑल अबाउट द प्राइस। जिस आप देखोगे ना, और उन लोग बड़ी चालाकी से चीज़ों को रखते हैं। शैम्पू का एक शेल्फ रख देंगे, तो आप भाई साहब एक शैम्पू उठाएंगे, अच्छा इसका इतना प्राइस है, ओ इसका इतना प्राइस है, आप ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो भीड़ वहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी चॉइस में टाइम लगाते हैं, बिकॉज यू एट द सेम टाइम आर प्रोवाइडेड विद मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन बिग मार्ट्स लाइक दिस, एंड दैट इज द रीजन दे आर बिकमिंग वेरी यूजफुल फॉर कंज्यूमर्स। आप भाई साहब चीज़ को देख भी सकते हैं, उसके में जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी देख सकते हैं, और प्लस उसका प्राइस टैग भी देख सकते हैं। सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब एक प्राइस फॉल होता है, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी। हो सकता है किसी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा रहा हो और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंज्यूमर जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे उसका प्राइस फॉल होगा ये इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप अगर देखोगे, ये जितने भी बड़े बड़े ऐसे जगह होते हैं ना जहाँ पे गवर्नमेंट का काम चल रहा है,
ब्रिज का काम चल रहा है, रेलवेज का काम चल रहा है, वहाँ पे मजदूर लोग होते हैं। भाई साहब मजदूर लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए कम से कम एक टीवी तो चलना चाहिए। वो मतलब एक वो टीन के शेड्स बने होते हैं, उनमें रहते हैं वो, ठीक है, कहाँ से टीवी देखेंगे? तो टाटा स्काई वालों ने वहाँ पे अप्रोच किया। भाई इनको बड़ा कस्टमर बेस दिख गया उनको। भाई टाटा स्काई वाले बोलते हैं कि हमारा जो डिजिटल सेटअप बॉक्स है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आज आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे देख लो, कल दूसरी जगह चले जाओगे, इसको उठा के दूसरी जगह पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाटा स्काई वाले या तो ये ऐसे मार्केट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि वो मजदूर क्लास हैं या लेबर क्लास हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। वही पैसा वो देने के लिए राजी हैं जो बड़े फ्लैट में रहने वाले लोग दे रहे हैं, वही पैसा वो देने के लिए राजी हैं, तो क्यों ना, ठीक है, तो क्यों ना इनके लिए हम कस्टमाइज बना दें। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर, ठीक है। तो जैसे ही आप भाई साहब टाटा स्काई या इसकी प्राइसेस को ड्रॉप करेंगे, इनके पास परमानेंट डिश का कोई फैसिलिटी नहीं है, केबल कनेक्शन का परमानेंट केबल कनेक्शन का फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये सारे तो ले सकते हैं ना वो, दे कैन टेक दिस, ठीक है। और जहाँ पे ये जाएंगे इनका तो भाई साहब शिफ्टिंग रहता है, जैसा प्रोजेक्ट आता है वहाँ पे काम खत्म हुआ, दूसरे जगह पे साइड पे जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। ये सारा अपना बोरिया बिस्तर अलॉन्ग विद द टीवी एंड द डिश एंटीना दे विल गो एंड रीसेटल देयर। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब जैसे ही आप प्राइस को ड्रॉप करते हैं, वो सारे लोग जो अभी तक उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे थे अपने टाइट बजट के वजह से या कैश क्रंच के वजह से, दे विल नाउ एंटर इनटू द मार्केट एज योर कंज्यूमर, ठीक है। वो आपके कंज्यूमर्स बन जाएंगे। सो यू विल हैव अ न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर्स द मोमेंट यू ड्रॉप योर प्राइस। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, ठीक है। Thus, total demand for a commodity increases with a fall in price. तो आपका जो टोटल डिमांड, अभी हर एक कंज्यूमर अगर, तो आपका टोटल डिमांड बढ़ेगा ही भाई साहब। टोटल डिमांड क्या होता है? A प्लस B प्लस C, ऐसा वाला। तो आपका भाई साहब एक और नया सेट ऑफ कंज्यूमर्स आ गया D, तो आपका टोटल डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, ओके। सो टाइप्स ऑफ डिमांड भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड हुए, दो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल की डिमांड कैसी है, और मार्केट डिमांड मतलब इंडिविजुअल के डिमांड्स को ऐड करता हुआ डिमांड, ठीक है। जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, वी विल स्टडी दिस, ठीक है। कॉम्पोजिट डिमांड, कंपेटिटिव डिमांड, इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड। सो ये आपके 7 टाइप के डिमांड्स हैं, ठीक है। These are 7 types of demands that you have, ठीक है, okay. So let's talk about individual demand. Individual demand is the quantity of a commodity demanded by an individual, that is single consumer, at a given price during a given period of time, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। एक इंडिविजुअल कस्टमर कितना, एक सिंगल कंज्यूमर कितना उस प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Consumer at a given price during a given period of time, at a given price during a given period of time. Individual demand is the quantity of a commodity demanded by an individual, that is a single consumer, at a given price during a given period of time, ठीक है, ओके। मार्केट डिमांड हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, सम टोटल ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल डिमांड्स एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड, जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है। व्हेन 2 or more goods are demanded jointly to satisfy one single want, it is called as a joint or complementary demand. क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, है ना, आपको बुक्स खरीद के दे दी गई है, बोला गया कि स्कूल जाओ, कैसे लेके जाओगे? सर पे लेकर जाओ, तो ऐसे ऐसे 4-5 बुक ऐसे लेकर जाओगे, कैसे लेकर जाओगे? बैग में लेकर जाओगे, ओके। तो बुक्स के साथ बैग जरूरी है, ठीक है। सिर्फ बुक्स नहीं, बैग भी चाहिए ना भाई साहब उसको कैरी करने के लिए, ये एक जॉइंट डिमांड हो गई, ठीक है। आप भाई साहब क्या एक बुक बटो के लेकर जाएंगे, गिरते गिरते फिरते फिरते पहुंचेंगे आप कॉलेज, ठीक है। सो यू विल हैव अ बैग टू कैरी, जैसे ही बुक्स आएंगे उसके साथ बैग जरूरी है, ठीक है। सो ये हो गया एक जॉइंट डिमांड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे भाई साहब गाड़ी खरीद लिया आपने एकदम मस्त, राहुल माता ने एक बड़ा गाड़ी खरीदा भाई साहब, अभी पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो क्या करें, ठीक है। क्या करेंगे उसका, क्या अचार डालेंगे उसका, ठीक है। शो साइन क्या करेंगे उसमें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड पेट्रोल अलॉन्ग विद द व्हीकल, यू विल नीड पेट्रोल एज वेल। और अगर आपने भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो एटलीस्ट चार्जिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी ना वो चलेगी भाई साहब, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपके पैरेलल चल रही हैं। गाड़ी खरीदा है तो भाई साहब पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा ना, बुक्स खरीदा है तो बैग तो लेना ही पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है, ओके। खाना बनाया है
तो परोसने के लिए थाली तो लगेगी ना भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पैरेलली चलेंगे, दीज आर जॉइंट डिमांड्स, ठीक है। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सैटिस्फाई वन सिंगल वांट, एक वन सिंगल वांट, जैसे मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इज योर वन सिंगल वांट विच इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द व्हीकल एंड द पेट्रोल इन इट, ठीक है। तो इसका मतलब एक सिंगल वांट आपका फुलफिल हो रहा है दो चीजों से, ठीक है, गाड़ी प्लस पेट्रोल, क्लियर है। आपका भाई साहब मूवमेंट विथ योर बुक्स टू स्कूल इज वन सिंगल वांट विच इज बीइंग फुलफिल्ड बाय बोथ बुक्स एंड द बैग, ठीक है। एक ही वांट है जो फुलफिल हो रहा है आपकी, आप अपने किताबों के साथ अपने स्कूल तक पहुंचे, इसके लिए किताब भी जरूरी है और बैग भी जरूरी है। तो ये वाला जो एक डिमांड है आपका स्कूल तक अपने बुक्स के साथ पहुंचना, ये दो चीजों से फुलफिल हो रही है, बुक्स एंड बैग, क्लियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सैटिस्फाई वन सिंगल वांट, इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। एग्जांपल जैसे आप देखो, टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ मेकिंग कॉफी, कॉफी बनाना है भाई साहब, कॉफी डाल दो, पानी डाल दो, पी लो, हो जाएगा? नहीं ना भाई साहब, ठीक है। वी नीड वाटर, वी नीड कॉफी पाउडर, वी नीड शुगर एंड वी नीड मिल्क, तब जाकर आपकी कॉफी बनेगी, ठीक है। Thus we can say that there is a joint demand for these goods. तो इसका एक joint demand है भाई साहब, ठीक है, ओके। For preparing coffee, you would need coffee powder, you would need milk, and you would also need sugar, and along with that you will also need gas, है ना, जो मेंशन नहीं है यहाँ पे। गैस या स्टोव कुछ तो लगेगा ना भाई साहब, माचिस की तीली पे तो नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें लगेंगी उसमें भाई साहब, ठीक है। You would need coffee powder, you would need milk, and you will need sugar. तो ये आपके joint demand हो गए, ठीक है। किस चीज को फुलफिल कर रहे हैं? एक ही डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, आपको कॉफी पीने का जो डिमांड है उस चीज को ये फुलफिल कर रहे हैं, दे आर जस्ट फुलफिलिंग दैट नीड, क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होगा? कॉम्पोजिट डिमांड, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज अ कॉम्पोजिट डिमांड। एक कॉम्पोजिट डिमांड मतलब क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप बहुत सारे यूजेस में लगा सकें। इलेक्ट्रिसिटी है भाई साहब, इंटरैक्टिव पैनल चल रहा है भाई साहब, लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, कैमरा चल रहा है, ये सारी चीजें किससे चल रही हैं? कैमरा मतलब बैटरी से चल रहा है, लेकिन भाई साहब बैटरी तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही है ना। तो आपका एक चीज आपके बहुत सारे डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है। वन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज फुलफिलिंग ऑल दीज डिमांड्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? कॉम्पोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज अ कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके। In other words, it refers to the demands for a commodity which can be used to satisfy two or more wants, ठीक है। दो या दो से ज्यादा wants को हम fulfill कर सकते हैं। Example, milk can be used to satisfy the, अभी milk से आप चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, ठीक है। इस एक मिल्क से आप इन सारी तमाम चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। तो मिल्क अगर कॉम्पोजिट डिमांड में हम कंसिडर करें तो टी कॉफी बना सकते हैं, बटर चीज कर्ड बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, या डायरेक्टली मिल्क को भी पी सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें एक मिल्क फुलफिल कर सकता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट डिमांड। कंपेटिटिव डिमांड, ठीक है, व्हेन टू और मोर कमोडिटीज कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली to satisfy the same want, then such goods are substitutes for one another. एक दूसरे के भाई साहब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कैसा है? आपको अलर्टनेस चाहिए, आपको भाई साहब नींद आ रही है तो आपको अलर्टनेस चाहिए, पढ़ना है जो नहीं होता है छोड़ो, ठीक है। मतलब अलर्टनेस चाहिए, आपको जगे रहना है, तो आप क्या करेंगे? चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। तो ये चाय या कॉफी क्या हो जाएगी? आपकी कंपेटिटिव डिमांड हो जाएगी, ठीक है। कंपेटिटिव डिमांड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का फॉर्मूला आ जाएगा। Competitive demands refers to the demand for those goods which are substitutes for one another. एक दूसरे के भाई साहब ये क्या हैं? Substitutes हैं। टी और कॉफी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया। शुगर और जैगरी, शुगर यूज कर सकते हैं या गुड़ यूज कर सकते हैं। पेप्सी और कोक भाई साहब दोनों एक ही इफेक्ट देंगे। सर्फ और एक्सेल, ठीक है, और टाइड, सर्फ एक्सेल और टाइड, तो सर्फ एक्सेल यूज कर सकते हैं या टाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे भाई साहब आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में क्या चलता है? बहुत भयंकर कंपटीशन चलता है। एक ने अपना प्राइस कम किया तो लोग दूसरे पे, मतलब दूसरे से इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ए एंड बी, एंड इफ बी हैपेंस टू ड्रॉप इट्स प्राइस, देन द एंटायर कंज्यूमर बेस ऑफ ए विल टेंड टू शिफ्ट टुवर्ड्स बी, ठीक है। तो प्राइस ड्रॉप में ये शिफ्टिंग होगी। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? तो इसका हमारा होता है भाई साहब कॉम्पिटिटिव डिमांड। इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड, the demand for goods which are needed in order to produce finished goods is called indirect demand. तो जैसे आपको बनानी है रोटी,
आपने खरीदा आटा, तो आटा खाएंगे नहीं, है ना। आटे को आप गूंथेंगे, फिर आप भाई साहब उसको चक्की बेलन में रोटी बनाएंगे, फिर उसको तवे पे रखेंगे, तब जाके वो कंज्यूमेबल बनेगा, है ना भाई साहब, ठीक है। सो द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड। तो आटा का जो डिमांड है, ठीक है, वो आपका इनडायरेक्ट डिमांड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिस्कुट बना रहे हैं भाई साहब, वो भी आटे से बनता है, ठीक है। उसको आप अलग तमाम तरीकों से उसमें शुगर मिलाएंगे, ये वो करके उसको रोस्ट करेंगे, बेक करेंगे, तब जाकर वो भाई साहब आपका बिस्कुट बनेगा। तो आटे का डिमांड यहाँ पे दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डिमांड हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर डायरेक्ट डिमांड। आपने भाई साहब लस्सी ले ली दुकान से, वो आपका डायरेक्ट डिमांड हो गया। कैसे, मतलब आपने लिया और उसको पी लिया। पेप्सी लिया, डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया। जो चीजें रेडीमेड में हैं और आप उसको खरीदें, कोई रेडीमेड क्लोथ्स, आपने कोई टी शर्ट खरीद ली, कोई जीन्स पैंट खरीद लिया, तो ये सब रेडीमेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आपने भाई साहब कपड़े का पीस खरीदा, फिर उसको जाके टेलर से बनवाया, ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट डिमांड हो जाएगा, इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड हो जाएगा। आपने रेडीमेड कोई क्लॉथ पीस लिया तो वो आपका डायरेक्ट डिमांड में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब तैयार प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है आपको, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। यू आर गेटिंग एन रॉ मटेरियल, यू आर बेसिकली गेटिंग अ रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट विच यू आर इवेंचुअली गोइंग टू कंज्यूम। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे ही समझो कि आपने क्लॉथ पीस लिया, आपने देखा रहेगा क्लॉथ पीस लेते थे लोग पहले के ज़माने में, और फिर जाकर अभी भी करते हैं, टेलर से बनवाते थे और वो आपका फिनिश प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब रेडीमेड पीसेस मिल रहे हैं, तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, ओके। सो द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड, इसको हम डिराइव्ड डिमांड बोलेंगे। इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूसर के जो गुड्स हैं उसका डिमांड है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके क्या हो जाएंगे भाई साहब, इनडायरेक्ट डिमांड होगी। मतलब रॉ मटेरियल एक इनडायरेक्ट डिमांड, लेबर एक इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। ये सारे जितने भी आप जब तक रॉ मटेरियल से भाई साहब खेल रहे हैं तब तक आपका इनडायरेक्ट डिमांड ही रहेगा, या डिराइव डिमांड बोलेंगे हम, ठीक है। आप फिनिश्ड गुड को नहीं उपभोग कर रहे हैं, आप फिनिश्ड गुड को नहीं ला रहे हैं, आप एक रॉ मटेरियल पीस को ला रहे हैं जिसको आप फिनिश प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूम करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड, ठीक है। इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड। क्या आप प्रोड्यूसर हैं? क्या आप प्रोड्यूसर हैं? है ना भाई साहब, आपके घर में रोटी बनती है, किससे बनती है? आटा से बनती है, तो आप प्रोड्यूसर हुए रोटी के। आप उसी रोटी को अगर डायरेक्टली किसी दुकान से खरीद के लाएंगे, किसी होटल से खरीद के लाएंगे, तो वो आपका डायरेक्ट डिमांड हो जाएगा। जब तक आप आटा ला रहे हैं तब तक वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड रहेगा। क्लियर? क्लियर है, ठीक है। आप चावल खाते हैं भाई साहब, चावल को आप भाई साहब बॉयल करेंगे, घर पहले दुकान से लाएंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे, फिर उसको खाएंगे, है ना। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से चावल डायरेक्टली बना लिया तो वो अलग बात हो गई, वो आपका डायरेक्ट डिमांड हो गया। जब तक आपका जो आपने चीज खरीदी है वो रॉ मटेरियल फेज में है, अनफिनिश्ड फेज में है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, जब तक आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, until and unless you do some processes or modifications to it, till that time it is going to remain a part of indirect or derived demand. क्लियर है भाई साहब? मामला क्लियर है ना भाई साहब? तो एग्जाम्पल जैसे आप भाई साहब देख लो यहाँ पे, डिमांड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा इज अ डिराइव डिमांड। क्या क्या आपके भाई साहब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फिर से बताइए जरा। लैंड, ओके, लेबर, लैंड, लेबर, और क्या बोला? इंटरेस्ट, नहीं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये चार हैं आपके। लैंड और लेबर का कॉन्सेप्ट तो आपको आता होगा। फिजिकल कैपिटल में दो होते हैं आपके, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपकी मशीनरी हो गई, आपका बिल्डिंग हो गया, या आपके प्रेमाइसेस हो गए, या आपके गैजेट्स हो गए जो आप यूज़ कर रहे हैं, बारंबार उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। व्हीकल्स हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? जो यूज़ हो जाता है, रॉ मटेरियल्स जो आपका यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे आपने लेदर परचेस किया इन ऑर्डर टू मेक शूज़, ठीक है, जैसे आपने क्लोथ परचेस किया इन ऑर्डर टू मेक गारमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके जितने भी जो वर्किंग है, मतलब चलती में, ठीक है, जो चलती में रहता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और दूसरा होता है, चौथा होता है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को जो ऑर्गेनाइज करता है वो हो जाएगा आपका एंटरप्रेन्योर, या हम इसको ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। खैर,
सो डिमांड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, ये सारे हो जाएंगे आपके डिराइव डिमांड। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो डिमांड होता है वो हमेशा डिराइव डिमांड होगा, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड क्या होगा? द डिमांड फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली इज कॉल्ड अ डायरेक्ट डिमांड। आप एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आए हैं, ठीक है, उसको फटाफट ऐसे ही खा लेंगे ना भाई साहब, क्या उसमें भाई साहब शुगर डालेंगे, फिर जैम डालेंगे, फिर उसका भाई साहब उसमें चीज़ डालेंगे, फिर उसको खाने लायक बन, ऐसा तो नहीं है भाई साहब। आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ये सब हरकतें आप कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बना है। जैसे आप पेप्सी लाते हैं भाई साहब, आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो जितने भी आपके, जैसे आप कोई जूता लाते हैं, तो अभी आज आप जूता लाए हैं, कल आप उसका सोल लाएंगे, परसों आप उसका लेस लाएंगे, फिर आप उसका कुशन लाएंगे, तब जाकर आप उसको पहनेंगे। ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट मतलब आप ताबड़तोड़ जिसको यूज़ कर सके। इफ़ यू हैव परचेस्ड अ शू, इट शुड बी हैविंग अ लेस, ऐसा तो नहीं है भाई साहब, ठीक है। इट शुड बी यूजेबल द मोमेंट यू वॉक आउट विथ दैट गुड। जैसे ही आप दुकान से निकलते हैं भाई साहब, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो द डिमांड फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली इज कॉल्ड अ डायरेक्ट डिमांड। कोई सेलफोन लिया आपने, मतलब ऐसा तो नहीं अच्छा अभी मैंने सेलफोन लिया, अभी 1 महीने बाद इसमें सारा अपडेट होगा, फिर 2 महीने बाद मैं इसको चालू कर पाऊंगा, ये तो नहीं हो सकता ना भाई साहब। आप ताबड़तोड़ उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल फिनिश्ड गुड्स और कंजम्पशन गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। जितने भी आपके फिनिश्ड गुड्स हैं या जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? दे विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भाई साहब, बहुत सारे एग्जाम्पल है। डिमांड फॉर फूड, ठीक है, फूड जो आपने खरीदा है, चिप्स खरीद लिया आपने, या कोई रेडीमेड फूड जो है, क्लॉथ्स, ठीक है, जो आप कपड़े पहनते हैं, एंड हाउस आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डिमांड। ये सब आपके भाई साहब डायरेक्ट डिमांड हो गए। ऑल दीज आर डायरेक्ट डिमांड्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अभी कौन सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप डिमांड की डिटर्मिनेशन करते हैं, डिमांड को जांचते परखते हैं कि कितना डिमांड मेरा होना चाहिए, ठीक है। पहला है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कितना प्राइस है आपके कमोडिटी का, ठीक है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, आप देखेंगे भाई साहब कितना प्राइस है, ठीक है। ऑब्वियसली प्राइस इज अ फैक्टर, क्योंकि आपका डिमांड किन चीजों पे डिपेंडेंट है, मंजर है, डिमांड किन चीजों पे डिपेंडेंट है, हाँ, और गुड, डिजायर बस, और विलिंगनेस, विलिंगनेस होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन इच्छा ही नहीं है तो वो नहीं चलेगा। अगर तुमको डिजायर है किसी चीज का, विलिंगनेस भी है और एबिलिटी है, तभी जाकर वो डिमांड बन सकता है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब प्राइस तो एक फैक्टर है ही, क्योंकि प्राइस से आप किस चीज को कोरिलेट करते हो? योर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। योर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, ये दोनों आपकी प्राइस से डिसाइड होती हैं, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनी डिमांड, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी भाई साहब आप देखोगे, है ना, वही चीज आप अमेजन में जाते हो, किसी चीज को परचेज करते जाते हो, जब समझ लो आपको देखो वो नीचे आप जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि दूसरे सेलर से इतने में मिल रहा है, दूसरे सेलर से इतने में मिल रहा है, ये गुड इतने में मिल रहा है। आप देखोगे, आपको कंपैरिजन का वो देते हैं उन लोग, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे दूसरे सेलर से ऑलमोस्ट लगभग सेम गुड मिल रहा है, विल यू बी इंटरेस्टेड टू परचेज दैट, ठीक है। वाई आर दे गिविंग यू दिस ऑप्शन? बिकॉज अगर कस्टमर के पास एबिलिटी नहीं है, ही मस्ट हैव एन ऑप्शन टू स्विच ऑन टू अ लेसर वैल्यूड प्रोडक्ट। जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी अगर प्राइस कम होगी तो कस्टमर फटाक से उसको बाय कर लेगा। और चाहे अमेजन ले लो, चाहे कोई भी बड़ा वेबसाइट ले लो, या आप डी मार्ट भी ले लो, तो यही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। मतलब कस्टमर अगर शैम्पू लेने आया है तो उसके झोले में भाई साहब जाते वक्त वो शैम्पू होना चाहिए, किसी भी कंपनी से हो। डी मार्ट को ये फ़र्क नहीं पड़ता, वॉलमार्ट को ये फ़र्क नहीं पड़ता, या भाई साहब जियो मार्ट को ये फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो लोग शेल्फ में सारे सजा देंगे, आप जब आएंगे तो कंपैरिजन करते करते एक को उठा ही लेंगे, ठीक है। दैट इज़ देयर पर्पस, ठीक है, दैट इज़ देयर पर्पस। तो यहाँ पे भाई साहब आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट अ गुड ए विच इज़ एज गुड एज बी हैज़ अ लेसर प्राइस, ऑटोमेटिकली यू विल परचेज दिस। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं भाई साहब? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? अभी तो समझा, बुक्स और बैग, गाड़ी और पेट्रोल, ठीक है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए कि नहीं? जैसे आप देखोगे इंडिया में अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आप जितने भी अमीर क्यों ना हो, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? एवरेज कितना देती है, ये आएगा ही आएगा। ये इंडियन माइंडसेट है। हमारे जिस तरीके के रोड्स हैं,
और हमारे जिस तरीके का फ्यूल प्राइस है, फ्यूल प्राइस इज़ ह्यूज। अगर कोई गाड़ी आपका 5 किलोमीटर का एवरेज देती है तो भाई साहब रोज़ का 1000 रुपये तो पेट्रोल में चला जाएगा आपका। ये चीज़ आप सोचोगे, ठीक है। आप जाओ भाई साहब किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में, ठीक है, वहाँ के लोग इस चीज़ को नहीं सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी से सस्ता पेट्रोल है। वहाँ पे भाई साहब पेट्रोल बन रहा है तो पेट्रोल बहुत सस्ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग किस पे देखेंगे, दे विल गो इनटू द सोशाइन ऑफ दैट व्हीकल। भाई साहब स्पोर्ट्स मॉडल लेंगे, 5 किलोमीटर देती है ना, ले लो भाई साहब, क्या है, अपने पास बहुत पेट्रोल है, ठीक है, ऐसा सोचेंगे। तो आप देखो जितने भी आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ना, दे विल बी द मैक्सिमम परचेजर्स ऑफ लग्जरी व्हीकल्स और स्पोर्ट्स मॉडल व्हीकल्स, सबसे ज्यादा वहां पे बिकता है। सबके पास भाई साहब भारी भारी गाड़ियां होंगी, ठीक है, भारी भारी गाड़ियां मतलब जो बहुत ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती होगी, जिसका इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते कि इसको खरीदें, क्योंकि हमारा बहुत सारा पेट्रोल का पैसा लगेगा। पेट्रोल इज सुपर एक्सपेंसिव आउट हियर एंड इट इज सुपर लेस चीप आउट देयर बिकॉज दैट्स द प्लेस वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको गाड़ी लॉन्च करनी है तो आपको एवरेज को माइंड में रख के ही गाड़ी को लॉन्च करना पड़ेगा। इफ यू वांट a vehicle to be successful in India, you will have to ensure that you cater to the need of average, ठीक है। If you want a vehicle to be successful in Middle East, जहाँ पे भाई साहब गल्फ की कंट्रीज है, जहाँ पे तेल प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे तेल पानी से ज़्यादा सस्ता है, वहाँ पे देन यू कैन हैव द लग्जरी ऑप्शन। आप भाई साहब गाड़ी को एकदम मतलब हाई स्पीड वाली बनाओ और मतलब सो शाइन रखो, उसमें दुनिया भर का रखो, ठीक है, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको पेट्रोल सस्ता गिर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे आपके चॉइस को डिफाइन या डिसाइड करते हैं, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जहां पे तेल सस्ता वहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे गाड़ी में, जहां पे भाई साहब तेल महंगा वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे भाई साहब देखेंगे गाड़ी एवरेज देती है कि नहीं, ठीक है। इनकम, ऑब्वियसली इनकम तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही, ठीक है। जहां पे और इसीलिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट सारे प्रोड्यूसर्स के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों में वैरायटी ऑफ इनकम है। एक भाई साहब हाई लेवल का इनकम है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास, और बहुत बड़ी तादाद है। मतलब कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट आपको अगर लॉन्च करना है, आपको ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, किसके लिए आप बना रहे हैं, और भरपूर ऑडियंस है। एकदम रिच क्लास के लिए बना रहे हैं या हायर मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए या लोअर इनकम ग्रुप के लिए बना रहे हैं, तो आपका सक्सेस होना ही होना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अभी भाई साहब वो कितनी उसकी यूटिलिटी है ये तो डिपेंड करेगा ही भाई साहब। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट वो सामान्य चीज़ है, मतलब जो रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ होती है, या वंस इन अ टाइम प्रोडक्ट है, क्या है वो, ठीक है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बड़ा फैक्टर या एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है इंडिया में, क्योंकि ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन ह्यूज है, ठीक है, और इनकम का लेवल्स भी अलग अलग है। टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस, ठीक है। तो कैसे टेस्ट है या कैसे हैबिट्स है या कैसे फैशन है लोगों की, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे भाई साहब, जैसे आपका यहाँ पे चलो बर्गर चल रहा है, चलो पिज़्ज़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग होटल्स में जा रहे हैं और इंडियन फूड ऑर्डर करते हैं, है ना। पंजाबी थाली ऑफर कर ली भाई साहब, पंजाबी कोई डिश ऑफर कर लिया, या भाई साहब मराठी कोई डिश ऑफर कर लिया, ठीक है। ये सब आपका चल रहा है, पैरेलली चल रहा है। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो बर्गर ही है भाई साहब, वहाँ पे आपको इंडियन वो नहीं मिलेगा, क्योंकि टेस्ट अलग अलग है लोगों का, ठीक है। हैबिट्स आर अलग, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हैबिट्स, ठीक है, एंड ऑब्वियसली पीपल हैव डिफरेंट फैशंस एज वेल, अलग अलग फैशन। तो टेस्ट और हैबिट और फैशन एक कंट्री में बहुत ज़्यादा जो होता है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। लेवल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है भाई साहब, कितना टैक्सेशन का लेवल है। गोवा क्यों जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं, अल्कोहल, दारू पीने, ओके करेक्ट, दारू पीने, क्यों, दारू यहाँ नहीं मिलती, सस्ता है, ओके। तो भाई साहब गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है कि गोवा को, क्योंकि गोवा में ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड एज पर टूरिस्ट, वो मतलब टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, कोई होटल दे रहा है, कोई रेस्टोरेंट दे रहा है, यही सब कर रहे हैं, उनका भाई साहब यही है, कोई मतलब गाड़ी दे रहा है पब्लिक के घूमने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 80 to 90% इनकम इज फ्रॉम टूरिस्ट रिसोर्सेज। तो टूरिस्ट सेंटर अगर वो है तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो एडवांटेज देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एडवांटेज क्या दिया, वहाँ पे अल्कोहल पे टैक्स कम कर दिया।
जिसके वजह से अल्कोहल बहुत सस्ती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए लेवल ऑफ टैक्सेशन भी कंजम्पशन को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए भर भर के लोग दारू पीते हैं वहाँ पे, है ना। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, इसीलिए वो सेम चीज़ जो आपको मुंबई में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है वहाँ पे लेस एक्सपेंसिव में मिल रही है, और वो वहाँ पे मेजर अट्रैक्शन हो जाता है। लोग भाई साहब चोरी छुपे दारू लेकर आते हैं, है ना, बैग वैग में भर के, ठीक है। पकड़े गए तो भाई साहब बहुत बड़ा चालान कटेगा, लेकिन ऐसा करते हैं, कोशिश तो करते हैं लोग, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पहला चीज आपका क्या है भाई साहब? प्राइस। प्राइस डिटर्मिनेट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। भाई साहब ये आपका मेन चीज है ना, कितना ज्यादा किसी चीज का प्राइस है या कितना लेस किसी चीज का प्राइस है। द मोर इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द लेसर विल बी द डिमांड, एंड द लेसर इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द मोर विल बी इट्स डिमांड। प्राइस डिटर्मिन्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। Generally it is observed when the price of a commodity rises, the demand for the commodity falls and vice versa, ठीक है। जरा ये L वाला स्विच ऐसे छोड़ो, ठीक है। तो ये तो भाई साहब जनरल है आपका। भाई साहब जब प्राइस किसी चीज़ का बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इन सिंपल वर्ड्स हियर द प्राइस, द लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, सिंपल, ठीक है, ओके। Price of substitute goods, if the price of substitute goods falls, then people will demand more of the substitute good than the costly good, ठीक है। substitute good देखा हमने, A और B दो गुड्स हैं, substitute goods हैं, B का प्राइस फॉल हुआ तो अभी जो A को परचेस कर रहे थे वो भाई साहब B को परचेस करेंगे, क्लियर, ठीक है। ये तो होना ही होना है, ठीक है। if the price of the substitute goods falls, then people will basically purchase the substitute good with a lower price and abandon the group और abandon the good which has a higher price, ठीक है। तो ये तो होना ही होना है भाई साहब। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस, ए और बी दो गुड्स हैं, तो इसका प्राइस अचानक बढ़ गया तो अभी क्या हो जाएगा, इसके जितने भी कस्टमर्स थे वो अभी बी को परचेस करने लगेंगे, ठीक है, ओके। सो ऑन द अदर हैंड, इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस, पीपल विल डिमांड मोर ऑफ द चीपर गुड, तो भाई साहब चीपर गुड को ज्यादा डिमांड करेंगे भाई साहब, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ शुगर राइजेस, देन डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। अगर भाई साहब शुगर है और जैगरी है, दोनों मिठास देते हैं, ठीक है। आप चीनी से भाई साहब, शक्कर से चाय बना सकते हैं, गुड़ से भी चाय बना सकते हैं, है ना, दोनों से बना सकते हैं, मिठास दोनों में है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। खैर, इफ़ द प्राइस, अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट परचेजिंग मोर ऑफ जैगरी विच इज गुड, ठीक है, मोर ऑफ दिस। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं भाई साहब। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब, अगर आपका मिडिल ईस्ट का कंट्री है भाई साहब, मिडिल ईस्ट के कंट्री में लोग गाड़ी के पीछे देख रहे हैं, एवरेज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए पेट्रोल सस्ता है। इंडिया में लोग पहले पेट्रोल के फैक्टर को कंसीडर करेंगे जब गाड़ी देखने जाएंगे, एवरेज कितना देती है उनके माइंड में रहेगा ही रहेगा ये क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग और द सेकेंड थिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क द शोरूम ओनर वुड बी व्हाट इज द एवरेज दैट दिस व्हीकल गिव्स, और वो खुद ही बता देगा, है ना। सो ये आपका होगा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इफ द प्राइस ऑफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, देन द डिमांड फॉर द अदर विल फॉल एंड वाइस वर्सा, ठीक है, डिमांड भाई साहब गिर जाएगी। स्पोर्ट्स मॉडल की कार्स या हाई एंड लग्जरी कार्स, दे विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया बिकॉज वी आर पेइंग अ प्रीटी हाई प्राइस फॉर पेट्रोल, बट दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज बिकॉज देयर पेट्रोल इज चीप। सो मोस्ट ऑफ द इनकम दैट अ कंज्यूमर हैज, वो पहला इन्वेस्ट कर देगा भाई साहब गाड़ी में, ठीक है, क्लियर है, ओके। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस, देन द डिमांड फॉर टी विल फॉल। आपका भाई साहब अगर शुगर इंक्रीज हो गया, बिकॉज शुगर इज यूज्ड इन मेकिंग टी, है ना भाई साहब, अगर आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो वो सारी तमाम गाड़ियां जो हाई स्पोर्ट्स एंड मॉडल है या लग्जरी मॉडल्स हैं जहां पे पेट्रोल ज़्यादा लगता है तो उनका डिमांड फॉल होगा, द डिमांड्स विल फॉल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। इनकम, income of a consumer decides the purchasing power which in turn influences the demand। भाई साहब जितना ज़्यादा किसी कंट्री में इनकम होगा उतना ज़्यादा भाई साहब वहाँ पे प्रोडक्ट्स बिकेंगी, ठीक है। तो इनकम आपको क्या दे रहा है, परचेजिंग पावर, ठीक है। व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, ही इज एबल एंड विलिंग टू स्पेंड मोर, ठीक है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपका वेरिएशन है, आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे अभी समझो हमारे भाई साहब मात्रे साहब हैं, तो ये हमारे राहुल मात्रे साहब हैं, ये कोई जॉब कर रहे हैं,
और इनको 1 लाख की सैलरी मिल रही है, ठीक है, महीने में 1 लाख की सैलरी ये कमा रहे हैं, ठीक है। अभी 1 लाख में से माथे साहब ने बोला भाई साहब मैं थोड़ी बहुत अय्याशियाँ करूँगा, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत फ़ोन वोन खरीदूँगा और मतलब थोड़ा बहुत अब गर्लफ्रेंड को घुमाऊँगा, फिर जो भी बचेगा उसमें से भाई साहब मैं 20,000 बचा लूँगा, ठीक है। एवरी मंथ आई एम गोइंग टू सेव अप्रॉक्सीमेटली वॉट 20,000, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से इसकी पगार बढ़ गई 1.5 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई। मैं यहाँ पे सिर्फ सेविंग्स की बात कर रहा हूँ, सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले 1 लाख पे राहुल मात्रे कितना सेव कर रहा था, 20,000, अभी उसका 1.5 लाख हो गया है, तो वो कितना सेव करेगा, ज़्यादा सेव करना चाहिए। तो मैं बोलूँ यहाँ पे लेट्स से वो 25,000 सेव कर रहा है, ठीक है, नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ह्यूमन टेंडेंसी है, नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, इस चीज़ को समझिए। अभी व्हेन ही वाज सेविंग 20,000, इस 20,000 में जो कुछ भी आ सकता था, जो भी उसके डिजायर्स थे, उसको मार कर वो 20,000 सेव कर रहा था, है ना भाई साहब। ही वाज सबडूइंग दोस्त, उसको भाई साहब इच्छा हो रही है भाई साहब अभी हम ये खरीदें, क्या कहते हैं, आईफोन खरीदें या कुछ बड़ा एक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर खरीदें, कुछ तो है भाई साहब, सबके मन में डिजायर्स होती हैं। तो अभी ये जो 20,000 बचा रहा था महीने का, ठीक है, ये अपनी इच्छाओं को मार कर, कुछ इच्छाएं तो इसकी ऐसी होंगी जिनको मार कर ये 20,000 बचा रहा होगा। जैसे ही इसकी सैलरी बढ़ती है, द मोमेंट इज सैलरी इंक्रीज, ही विल नॉट थिंक ऑफ सेविंग मोर, ही विल थिंक ऑफ फुलफिलिंग दोज डिमांड्स विच आर केप्ट सप्रेस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो अभी 50,000 उसको ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी तक 20,000 के सपने जो उसने मार के रखे थे, अभी पहले उनको वो फुलफिल करेगा। हाँ, वो 20,000 जरूर बचा लेगा जो पहले बचा रहा था, ठीक है, जो पहले 20,000 वो बचा रहा था वो बचाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 50,000 आया है, पहले उन सपनों को पूरा करेगा या उन चीजों को खरीदेगा जो इसने अपने दिमाग में मार के रखे हुए थे, यार अभी नहीं, अभी पैसे बचाने हैं, ठीक है, तो उन चीजों को पहले पूरा करेगा। तो इमीडिएटली आपके सेविंग्स में भी इंक्रीज नहीं दिखेगा। With an increase in income, you will not see an corresponding increase in savings until and unless कोई बहुत controlled इंसान हो, ठीक है। So there will be seen a expenditure as well with increase in income। पहला वो चीज़ों को हम पूरा करेंगे जिन चीज़ों को हमने दबाया हुआ है, मतलब जिसको हम we are not। तो when the income of a person increases, he is willing to spend more, he will spend more। हम जनरली ये सोचते हैं when the income of a person increases, he should be saving more, लेकिन उल्टा होता है, when the income of a person increases, at the same time he will spend more। शायद 2 या 3 महीने बाद तब जाकर वो थोड़ा सा जितने भी उसके जो अरमान थे उनको पूरा करने के बाद तब वो जाकर सोचेगा यार अभी 1 से 1.5 लाख हो गई है, नाउ आई शुड इंक्रीज माई सेविंग्स फ्रॉम 20 to 25,000। दैट्स व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, ही इज एबल एंड विलिंग टू स्पेंड मोर। So he is able to and he is willing to spend more as well. As a result, he will demand more goods and services। तो वो ज़्यादा गुड्स और वो ज़्यादा सर्विसेज को डिमांड करेगा, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ओके। तो इनकम कभी भी आपके परचेजिंग पावर को बढ़ाती है, इसीलिए लोग, बाहर के लोग या बाहर के बिजनेसमैन इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर सीइंग दैट इंडिया में जो लोगों का इनकम है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो पीपल दे आर हैविंग अ हायर अमाउंट ऑफ परचेजिंग पावर, कॉन्स्टेंटली इनका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। तो इसीलिए भाई साहब अगर हम इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे हमारा सेल ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली अ फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड। अगर भाई साहब अगर फॉल इन इनकम हो गया, किसी की जॉब चली गई है या किसी का धंधा चौपट हो गया है, जैसे जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था भाई साहब, ठीक है, बहुत से लोगों की जॉब गई थी, बहुत से लोगों का धंधा चौपट हो गया था, तो इस तरीके का अगर चीज़ होगा तो ऑब्वियसली डिमांड जो है तो कम हो जाएगा, हम कम चीज़ों को व्यवहार करेंगे, ठीक है। वी विल यूज लेस। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, then its demand will continue to be the same irrespective of its price। अभी समझो मेरी मम्मी जो हैं she has to take pressure pills every day। उम्र हो गई है तो एक उम्र के बाद आपको प्रेशर के पिल्स और फिर हार्ट के लिए दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली, कुछ दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, ठीक है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर इन दवाइयों का प्राइस बढ़ गया तो आपका नेचुरल लॉ क्या बोलता है,
प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, है ना। फॉर नेचुरल थिंग्स इफ द प्राइस इंक्रीजेस ऑब्वियसली द डिमांड विल फॉल, बट विल द सेम बी एप्लीकेबल हेयर? अगर मेडिसिन जो कोई कंज्यूम कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर उनका प्राइस बढ़ गया तो हम बंद कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो अगर नेसेसिटी जो चीज़ें हैं उन पे भाई साहब ये सब लागू नहीं होती हैं। जो चीज़ें एब्सोल्युटली नेसेसिटी है, जिनके बिना जीवन नहीं यापन कर सकता है, ठीक है। इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, फॉर एग्जांपल्स मेडिसिन टू पीपल हु आर रेगुलरली कंज्यूमिंग देम, ठीक है। जैसे आप जो लोग मेडिसिन लेते हैं वो कब लेते हैं, मतलब अब बीमार पड़े तो, लेकिन एक एज के बाद लोगों को रेगुलरली मेडिसिन लेने पड़ते हैं, तो वो मेडिसिन नेसेसिटी बन जाती है। और अगर वो नेसेसिटी है तो भाई साहब उसकी कीमत अगर बढ़ती भी है तो कुछ नहीं कर सकते, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, हम भाई साहब उसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, अनअवॉइडेबल है, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, उसका डिमांड प्राइस इंक्रीज के साथ फॉल नहीं होगा। नेचुरल गुड्स का प्राइस इंक्रीज के साथ फॉल होगा, लेकिन एब्सोल्युटली नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल गुड्स का ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगा। विथ इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। एग्जाम्पल, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। जो लोग ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेते हैं उनको रेगुलरली रोज एक टैबलेट लेना पड़ता है। इंसुलिन, जिनको भाई साहब डायबिटीज है तो इंसुलिन इंजेक्शन फॉर डायबिटिक पीपल, ये आपको रेगुलरली लेना पड़ता है, ठीक है। सॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये भाई साहब आपको, अब आप बताओ भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी अगर कल से अनाउंस कर दी गई कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपका बढ़ जाएगा, आप सब कुछ बंद करके बैठ जाओगे गर्मी में? नहीं ना भाई साहब, यूज़ करोगे, क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए नेसेसिटी है, हाँ थोड़ा सा कंजम्पशन लेस कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो आप कंज्यूम करेंगे ना भाई साहब, ठीक है। आपके घर में कम से कम फैन लाइट तो चलाएंगे ही ना, कैसे रह सकते हैं बिना, ठीक है। सो ये सारी नेसेसिटी चीज़ें जिनके बिना आप रह नहीं सकते या जो एक्सट्रीमली अनअवॉइडेबल हो, तो इन सब चीज़ों का यूज़ जो होता है ये होता ही रहेगा, ठीक है। ओके, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज विच इज देयर इन इंडिया, देयर विल बी हाई डिमांड फॉर वेरियस गुड्स। तो अगर भाई साहब साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इसीलिए इंडिया में लोग टारगेट करते हैं कि भाई साहब इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, इसका साइज ऑफ पॉपुलेशन हालांकि इंडिया के लिए खराब है लेकिन दूसरे कंपनीज के लिए अच्छा है, बिकॉज दे विल ऑलवेज फाइंड अ कस्टमर बेस है। If the size of population is large, there will be a high demand for various goods. A country with a low population will have relatively low demand. अगर किसी कंट्री में लो पॉपुलेशन है तो लो डिमांड होगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स इन इंडिया विल बी हायर एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब पॉपुलेशन काफी लेस है, तो डिमांड फॉर गुड्स इन इंडिया विल ऑलवेज बी हायर एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो आप एक बाहर की कंपनी है तो आप किसको पहले टारगेट करेंगे, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को? इंडिया को पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपका पॉपुलेशन बेस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। इफ अ कंज्यूमर लाइक्स टू ईट पिज्जा और कंज्यूम कॉफी, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, देर इज अ सडन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सच गुड्स। एक कोई नया फैशन आप लोगों का भाई साहब, जैसे एक जीन्स चला है ना, वो क्या इतना ढोला डाला जो जीन्स, हाँ पता नहीं, मुझे तो अजीब सा लगता है वो, ठीक है। अभी वो चला है भाई साहब, भाई धड़धड़ सब खरीद रहे हैं, है ना। तो सिमिलरली न्यू फैशन, ये एक न्यू फैशन है भाई साहब, सब खरीद रहे हैं इसको, ठीक है। देर इज अ सडन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सच गुड्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब, व्हेन सच गुड्स आर आउट ऑफ फैशन देन द डिमांड फॉर दोज गुड्स टेंड्स टू फॉल। जैसे ही आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, फैशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 20 ईयर्स, ऐसा लोग बोलते हैं। पहले के ज़माने में एक पैंट आता था जिसको हम बेल बॉटम पैंट बोलते थे, ऐसा ढीला डाला भाई साहब, ठीक है। बैगी पैंट आता था, वो फैशन चला गया, हमारे टाइम पे आया था, मतलब एकदम से ढीला, ऐसा ढीला डाला होता था। अभी देखो भाई ये जो जीन्स वाला चल रहा है, ये भी कुछ दिनों बाद आउट ऑफ फैशन हो ही जाएगा, ठीक है। सो व्हेन थिंग्स कम इन फैशन दे आर यूज्ड हेवीली। एट प्रेजेंट रिप्ड जीन्स आर इन फैशन, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ हाई डिमांड फॉर दीज जीन्स, ठीक है। ओके, हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन, तो गोवा का एग्जांपल दिया भाई साहब, दारू पार्टी, ठीक है। तो हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट से कोई फर्क पड़ता है भाई साहब? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे आपका उतनी बार कस्टमर के माइंड पे वो चीज़ हिट होती रहेगी, और देर सवेर कभी ना कभी कस्टमर वो चलो लेट के देखते हैं,
ठीक है, वो आप उसको जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके जितने भी भाई साहब ये IPL वगैरह जो चल रहा है, आपको क्या लगता है ये करोड़ों का पैसा क्या कहाँ से आ रहा है? आप पूरी इंडस्ट्री को देखिए भाई साहब, ये सारा का सारा जो है तो एडवर्टाइजमेंट से तो आ रहा है। ठीक है भाई साहब, लोग उसके बीच में एक ऐड डाल रहे हैं और भाई साहब करोड़ों पे बिक रहा है वो। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली वन थिंग। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड लीड टू अ हायर डिमांड। तो इफेक्टिव सेलिंग हो रही है अगर, ठीक है, इफेक्टिव तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक रीच करवा पा रहे हैं, तो दिस वुड ऑब्वियसली लीड टू अ हायर डिमांड। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे? द अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड आर क्लाइमेटिक कंडीशंस। भाई साहब गर्मी में पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपके ठंडी में भाई साहब आपके गर्म चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, भाई साहब चेंज हो रही है 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, प्लस आपके विंडोज 7 से 10, 10 से 11, ये सब आपके भाई साहब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आपका भाई साहब ब्लैक बोर्ड से इंटरैक्टिव पैनल, भाई साहब टेक्नोलॉजी को साथ आपको चलना पड़ेगा वरना आप पीछे रह जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंजेस आ गया तो आपको भाई साहब सोचना पड़ेगा। ठीक है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में जल्दी चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो उसको आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अभी भाई साहब ये बहुत बड़ा किस्सा है। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू फॉल इन द फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द एग्जिस्टिंग प्राइसेस। ठीक है, अगर भाई साहब एक्सपेक्ट कर रहा है कि, तो अभी समझ लो, मुझे मालूम है जैसे बजट सेशन होता है ना, समझते हैं बजट सेशन, बजट के पहले लोग बहुत इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में है कि भाई साहब मुझे ना बड़ा वाला टीवी लेना है, अभी बजट आने वाला है, बजट में मेरे को लगता है ये फॉल होगा, तो रुकते हैं। ठीक है, मुझे बड़ी वाली गाड़ी लेनी है, बजट में इसका प्राइस फॉल होगा, रुकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग सस्पेंड करके रखते हैं, जैसे बजट अनाउंस होता है, प्राइस फॉल होता है, तब जाकर उसको परचेस करते हैं। तो व्हेन दे नो दैट इन फ्यूचर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज गोइंग टू फॉल फॉर सर्टेन रीजंस, दे विल सेव द मनी एंड दे विल सेव देयर टाइम एंड बाय इट इन फ्यूचर, नॉट नाउ। ठीक है, तो ये अब एक्सपेक्टेशन ऑफ यू। अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप क्या करोगे? अभी ज्यादा स्टॉक कर लोगे इसको, है ना, अभी ही खरीद लोगे इसको। जैसे अगर मेरे को दिख रहा है कि बड़ी टीवी मुझे खरीदना ही है, तो अगर बजट सेशन के बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा अंदाजा है, तो मैं क्या करूंगा? अभी से उसको खरीद लूंगा। ठीक है, सो इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्यूचर प्राइस राइज, आई विल बाय द कमोडिटी राइट नाउ। ठीक है, ये सारे चेंजेस हैं भाई साहब। चलो फटाफट भाई साहब, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड? डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड इज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इनकम। 1 and 2, ठीक है, डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, डिमांड इज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्राइस। ठीक है, द फॉलोइंग टुगेदर फॉर्म डिमांड: डिजायर, विलिंगनेस टू पे, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड एबिलिटी टू पे। 1, 2 and 4 है ना भाई साहब, 1, 2 and 4, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन से ये, ठीक है, देखिए ध्यान से, असर्शन एंड रीजनिंग है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन है क्या? अ पुअर पर्सन वांटिंग टू बाय अ कार इज नॉट डिमांड। इसका रीजन क्या दिया गया है? डिमांड इज द डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो पुअर पर्सन में एबिलिटी टू पे नहीं है, तो ऑब्वियसली विलिंगनेस टू पे नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना भाई साहब। भाई उसके पास पैसा ही नहीं है तो विलिंगनेस टू पे कैसे आएगा? डिजायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तब आपका डिमांड होता है। तो पुअर पर्सन विल नॉट हैव अ डिमांड फॉर कार। ठीक है, ओके, चूज द करेक्ट आंसर। डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ट्रू है। ओके, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. The reason why we are calling demand a relative concept is because it is related to time and price. It is related to time and price. ठीक है, pen and ink, joint demand, price is the only determination of demand, 1 mark, or many factors influence the demand of a commodity. No, I do not agree with the statement. Price is not the only determinant of demand. रीजन द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड्स अदर देन प्राइस, क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? इनकम हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपके डिटर्मिनेंट्स हैं ये सब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, विच इज इनकरेक्ट।
सिर्फ प्राइस से डिटर्मिनेंट नहीं होता है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या है, लेवल ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, इन सब चीजों से भी भाई साहब डिमांड हो रहा है। 4 मार्क्स का आया हुआ है 2019 में, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जस्टिफाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मल्टीपर्पज इफेक्ट, न्यू कंज्यूमर, ये सारे आ जाएंगे। इन सबको इलैबोरेट करना है आपको 4 मार्क्स के लिए। यू हैव टू एटलीस्ट राइट 2 to 3 लाइन्स फॉर ऑल ऑफ देम मेकिंग सेंस, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, कंपेटिटिव डिमांड, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं which have the same values 4 मार्क्स और किस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2014, 15, अक्टूबर 20, भाई साहब ये इतनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। डिटेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इन सबको भाई साहब आपको इलैबोरेट करना है। 8 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, हर एक पे आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। प्राइस ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन, एडवर्टाइजमेंट, अदर फैक्टर्स, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको इलैबोरेट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।